से विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति तो नहीं थी, परंतु जो योजना बनाई गई है मिशन प्रेरणा की, उसके अंतर्गत बेस लाइन आकलन, एंड लाइन आकलन और भी तमाम प्रकार की योजनाएं हैं, जैसे समृद्धि मॉड्यूल, इसको कब और किस क्लास से लागू करना है। बहुत सारे प्रश्न हैं और इन सब प्रश्नों की जानकारी के लिए आप वीडियो को देखें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोबारा से हमारे शिक्षा में जोड़ने के लिए क्या क्या करेंगे, पर अब बात करते हैं एकेडमिकली क्या क्या चीजें हम करेंगे। तो इससे पहले कि मैं ये सब शुरुआत करूं, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये साल जो है ये बहुत ही स्पेशल साल है। इस समय में बच्चे कोविड के कारण लगभग एक पूरे के पूरे साल के गैप के बाद में वापस आ रहे हैं। तो इस समय में हमें बहुत जरूरी है ये समझना कि उपचारात्मक शिक्षण जो है ये करना प्रत्येक ग्रेड के लिए जरूरी है। कक्षा 2 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी बच्चों के लिए जरूरी है। तो अगर अब इसमें हम सफलता पा लेते हैं, अगर हम इसे 100% तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तभी जाकर हम आगे सामान्य शिक्षण शुरुआत कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने पिछले महीने के YouTube लाइव में भी इस बारे में बात किया था और इस महीने दोबारा बात कर रहे हैं। इस समय में कई तरह के डाउट्स हैं जो हमें आप लोगों से सुनने को मिले, तो उन सबको कोशिश करेंगे कि आज के सत्र में हम एड्रेस करें। तो सबसे पहले 4 बातें हैं जो आज के सत्र से आप जान पाएंगे। पहली बात, उपचारात्मक शिक्षण करना कब है। दूसरा, इसको करने के लिए आपके साधन क्या क्या हैं। तीसरा, इसको जिसे हमें देना है, हमारा जो मुख्य स्टेक होल्डर है छात्र, उसको इसे अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से आगे बांट पाने के लिए हमें छात्रों को किस तरह के समूह में बांटना है। और चौथा, आपकी कुछ सवाल थे जो हमारे पास में अलग अलग माध्यमों से आए, SRGs के माध्यम से आए, तो हम उनका उत्तर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उपचारात्मक शिक्षण कब करना है। तो मार्च के अंदर अभी छात्रों का वापस आवागमन हुआ है हमारे विद्यालयों के अंदर, तब से मुझे उम्मीद है कि हमने बेसलाइन आकलन जो हमने समृद्ध मॉड्यूल में दिया है वो आपने उसे किया है। कक्षा 1 से 5 समृद्ध मॉड्यूल के आधार पर बेसलाइन आकलन करेंगे। ये इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि हमने कहा, उपचारात्मक शिक्षण हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे के पेस के अकॉर्डिंग करना है। हमें ये समझना है कि बच्चा किस स्तर पर है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे, हम बच्चे को कोई भी किसी भी तरह का आगे हैंड होल्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो जब तक हम बच्चे का प्रोग्रेस अभी तक का नहीं समझेंगे, जितना लॉस हुआ है उसे नहीं समझेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये बेसलाइन आकलन जो है ये हमारी समझ के लिए हम कर रहे हैं। आशा है कि अभी तक सभी के सभी विद्यालयों के अंदर 8 लेवल पर सभी बच्चों का बेसलाइन आकलन कर लिया गया होगा। अब अप्रैल से लेकर, जब पहली अप्रैल, दूसरी अप्रैल से जब दोबारा से विद्यालय खुल रहे हैं, उस समय से लेकर जुलाई अंत तक हमें उपचारात्मक शिक्षण करना है। इसके लिए कक्षा 6 से 8 जहां पर ध्यानाकर्षण का इस्तेमाल करेंगे, वहीं पर कक्षा 1 से 5 जो है वो समृद्ध हस्त पुस्तिकाओं का इस्तेमाल करेंगे। जुलाई के अंत में एक एंडलाइन आकलन किया जाएगा। उसके बाद में ही आप सामान्य पढ़ाना शुरू कर सकते हैं अगस्त से। तो ये सामान्य शिक्षण जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे अंटिल मार्च 2022। इस सब से उम्मीद है कि हम ये जो एक पूरे साल का गैप है, वैसे तो बहुत मुश्किल है, बट हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। अब इस सब में बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं। पहली बात ये है कि ये जो बेसलाइन आकलन है और जो एंडलाइन आकलन है, ये केवल शिक्षक की समझ, हमारी समझ कि बच्चे को और कितना सहयोग चाहिए उसके लिए है। हमें ये कहीं पर भी बच्चे को चिन्हित नहीं करना है कि बच्चा स्तर 1 पर है, 2 पर है या तीसरे पर है। हमें सिर्फ ये समझना है कि बच्चा कौन से स्तर पर है और हमें कितने और कदम लेने हैं उसे आखिरी स्तर तक पहुंचाने के लिए। दूसरी बात, कक्षा स्तर पर पढ़ाई जो आपका सामान्य शिक्षण है, उस स्तर की पढ़ाई तब तक शुरू न की जाए जब तक आपको ये नहीं लगता है कि एंड लाइन के अंदर जो अधिगम है उनको बच्चे ने प्राप्त नहीं कर लिया है। तो इसमें शिक्षक की अपनी सूझबूझ बहुत महत्वपूर्ण रहेगी कि आप इस एंड लाइन के बाद में कुछ और समय उपचारात्मक शिक्षण कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर आप सामान्य शिक्षण कंटिन्यू करना चाहते हैं।
तो यहाँ पर शिक्षकों से अनुरोध है कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग आपका इनलाइन का आकलन हो जाएगा, उसके अंदर समझिएगा यदि आपके ज्यादातर बच्चे उसमें उत्तीर्ण हो पा रहे हैं तभी आप सामान्य शिक्षण आरंभ करें, अगर नहीं हो रहा है तो कुछ और समय लेकर बच्चों को स्तर तक लाएं। फिर बात करते हैं कि इसको उपयोग करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण करना कब है पूरे दिन के अंदर। उसके लिए आपको जो समय सारिणी दी गई है इसी समय सारिणी का उपयोग करना है। कक्षा 1 से 5 के लिए जो नया समय सारिणी दिया गया है उसी का उपयोग करना है। तो आपके पास में अगर प्रिंट होकर जब तक आएगा उससे पहले एक लेटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ये शेयर कर दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग शिक्षकों से अनुरोध है, सभी शिक्षक संकुलों से, ARP से अनुरोध है, सभी शिक्षकों से ये कन्वे करें कि इसी समय सारिणी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। अब ये सब बात थी उपचारात्मक शिक्षा वाले कक्षाओं की, जो है हमारे 2 से लेकर 8 तक का। पर हमारा जो कक्षा 1 है, जो जिनका नवीन नामांकन अभी 1 तारीख से शुरू होगा, उन सब के लिए क्या करना है? तो उसमें आप सभी को आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएं हैं कक्षा 1 और कक्षा 1 की गणित और भाषा के लिए, जो हमने आपसे साझा कर दिया है, सभी विद्यालयों में पहुंच गया है। उसके अंदर बच्चों को स्कूल रेडीनेस के लिए अलग अलग तरह की गतिविधियां हैं जो कि आप कर सकते हैं। आपको प्रिंट रिच सामग्री दी गई है जिसके अंदर बहुत सारी कॉन्वर्सेशन चार्ट है, बहुत सारी कविताएं हैं, उन सब से शुरुआत करें। तीसरा गणित के लिए बेसिक, जहां आप नंबर सेंस का शुरुआत करेंगे, जहां पर आप बच्चों को गिनने की समझ सिखाएंगे, शून्य की अवधारणा सिखाएंगे, उन सब के लिए गणित किट का इस्तेमाल करें। इस सब से बच्चा इस दौरान में, जब तक हम अगस्त की बात नहीं करते, जब तक हम अच्छे से पढ़ाना नहीं शुरू करते, तब तक आपको बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना है। बच्चे जब पहली बार कक्षा 1 के अंदर आते हैं तो उन्हें कुछ समय लगता है, तो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका को इस्तेमाल करके उसके अंदर की गतिविधियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं वापस से उपचारात्मक शिक्षण पर, जो कि कक्षा 2 से कक्षा 8 के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें 6 से 8 के लिए तो आप ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे, पर कक्षा 2 से 5 के लिए आपको कुछ अन्य टूल हैं जो कि दिए गए हैं। वो टूल क्या है? इस तरह के 8 मॉड्यूल हैं, 8 किताबें हैं जो कि हमने आपके साथ साझा की है, आपके विद्यालयों तक पहुंच गई होंगी। अगर नहीं पहुंची है तो आप सबसे अनुरोध है अपने ARPs और BEO से संपर्क बनाएं और उनसे कहें कि जल्द से जल्द आपके विद्यालयों तक पहुंचाई जाए। तो इसके अंदर भाषा के लिए जैसे आप देख सकते हैं 5 किताबें हैं, गणित के लिए 3 किताबें हैं। इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है ये मैं अभी विस्तार में बताऊंगी। साथ ही साथ में यदि आपके पास में अभी तक आपको ये मॉड्यूल नहीं मिले हैं, अगर आपके विद्यालय में पहुंच गए हैं, तो कृपया अभी आने वाले सेशन के लिए उन्हें अपने हाथ में रखें। इस सेशन को सुनने के पहले इसे पॉज करें, अभी पहले किताबों को उठाएं और हाथ में रख कर बैठें, तभी आपको इस प्रशिक्षण का फायदा मिलेगा। और अगर आपके पास में अभी तक ये विद्यालय में नहीं पहुंची है तो ये एक लिंक है जिसको आप अगर अपने व्हाट्सएप पर टाइप करेंगे या अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे तो इसके अंदर आपको PDF मिल जाएगा, साथ ही साथ में गाइडलाइन भी मिल जाएगी जो कि हमने यहाँ SPO से आप तक भेजी है कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। तो आशा करती हूँ आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं उम्मीद करती हूँ सभी लोग इस लिंक को खोल करके देखेंगे, कोशिश करेंगे। यदि आपके पास में असमृद्ध मॉड्यूल नहीं है, अगर आपके पास में है तो इस समय पर ये अच्छा मौका है कि आप ये किताबें उठा लें ताकि आने वाले सत्र में आपको समझ में आए कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। अब बात करते हैं कि भाषा के अंदर कौन सी कक्षा में कौन सी किताब इस्तेमाल होनी है। तो इसमें कई चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे। जैसे आप देख सकते हैं हर कक्षा के अंदर कौन सी शिक्षण संदर्शिका का इस्तेमाल होगा, पहले मैं ये बताऊंगी। फिर अभ्यास पुस्तिका कौन सी इस्तेमाल होगी वो बताया जाएगा। फिर ये बताया जाएगा कि बेसलाइन आकलन और इनलाइन आकलन करना है या नहीं करना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो कक्षाएं हैं ये कक्षा 1 अप्रैल से मान्य होगी। तो वो बच्चा जो कि अभी तक आपके पास कक्षा 1 में है वह कक्षा 2 में हो जाएगा, ये उसके अनुसार बताया जा रहा है। तो अगर हम इन सभी कक्षाओं को देखें तो उनके लिए पिछला पूरा का पूरा साल वॉश आउट है। तो पुराना साल 1 ग्रेड -1 से हम शुरुआत करेंगे। तो जब हम संदर्शिका की बात करते हैं तो मैं बताती हूँ कौन कौन सी यूज करनी है। तो कक्षा 2 का जो शिक्षक है
वो कक्षा 1 की समृद्ध संदर्शिका का इस्तेमाल करेगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कक्षा 2 का बच्चा इससे पहले कभी विद्यालय नहीं गया है, उसे कक्षा 1 का नहीं पढ़ाएंगे तो कक्षा 2 का नहीं समझ में आएगा। इसी तरह से कक्षा 3 और 4 को एक ग्रुप में बना दिया गया है। इन दोनों कक्षाओं के लिए यदि मैं कक्षा 3 की शिक्षक हूं या मैं कक्षा 4 की शिक्षक हूं, मुझे कक्षा 2 और 3 की समृद्ध संदर्शिका का इस्तेमाल करना है। फिर कक्षा 5 की बात करते हैं। कक्षा 5 के अंदर मुझे कक्षा 4 और 5 के स्तर वाली संदर्शिका का इस्तेमाल करना होगा। अब इसी के साथ साथ इसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं जिनका इस्तेमाल बच्चों के साथ करना होगा, तो उसमें कक्षा 2 के अंदर आप कक्षा 1 की कलरव का इस्तेमाल करेंगे, उसकी कार्य पुस्तिका का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बच्चे के पास में अभी वही उपलब्ध है। कक्षा 3 और 4 के लिए हमने 2 स्तर की आपको कुछ किताबें दे दी हैं, आप इन अभ्यास पुस्तिकाओं का इस्तेमाल करें। फिर कक्षा 5 के लिए आप कलरव की दोबारा से कक्षा 4 की कार्य पुस्तिका का इस्तेमाल करें। अब इसके अंदर बेसलाइन आकलन और एंडलाइन आकलन जो है कक्षा 2 के अंदर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें मालूम है बच्चा पिछला पूरा साल विद्यालय नहीं गया तो उसे उसी स्तर पर पढ़ने की जरूरत है। पर बाकी सब के अंदर हमें बच्चे को असेस करने की जरूरत है, ये देखना है कि बच्चा कौन से स्तर पर है। अब यहाँ पर जब आप असेस करेंगे बच्चे को तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा या तो एक स्तर नीचे हो सकता है या फिर अपने ही स्तर पर हो सकता है। तो उसके आधार पर आप जो अभ्यास पुस्तिका है उसको बच्चे को छोटे लेवल का भी दे सकते हैं और बड़े लेवल का भी दे सकते हैं। इसे जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो उसके बारे में उस समय में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं गणित की। गणित के अंदर कौन सी संदर्शिका का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर भी सेम बात है। कक्षा जिस स्तर पर हैं आप उससे 1 माइनस के स्तर पर आप पढ़ाएंगे। तो कक्षा 2 के अंदर आप स्तर 1 की संदर्शिका का यूज करेंगे, कक्षा 3 के अंदर भी आप 1 की संदर्शिका का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इन दोनों को एक ग्रुप माना गया है। कक्षा 4 के अंदर और कक्षा 5 के अंदर भी एक ग्रुप माना गया और इसके अंदर स्तर 2 की संदर्शिका का इस्तेमाल होगा। साथ ही में इसके अंदर अभ्यास पुस्तिकाएं जो हैं कोई नई नहीं दी गई हैं, इसीलिए गिन तारा की अभ्यास पुस्तिका का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह से बेसलाइन और एंडलाइन आकलन जो है वो दिया गया है। कक्षा 2 के अंदर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें मालूम है कि बच्चा पहले कभी विद्यालय नहीं आया है। अब बात करते हैं कि इन सब बच्चों को अगर मैं कौन सी शिक्षक हूं और कौन सी किताब यूज करूंगी ये तो पता चल गया, पर मेरे पास में कौन से स्तर के बच्चे बैठेंगे ये समझना है। तो इसके अंदर भाषा और गणित के अंदर हर कक्षा के अनुरूप मैं बताऊंगी। तो पहला है कक्षा 2। कक्षा 2 के अंदर क्योंकि हमें मालूम है कि बच्चे का स्तर सभी बच्चों का स्तर लगभग एक बराबर रहेगा, इसीलिए कोई ग्रुपिंग नहीं की जाएगी। कक्षा 3 के अंदर बेसलाइन क्योंकि आपने किया है उसके आधार पर स्तर 1 या स्तर 2 मिलेगा। स्तर अगर 1 है तो उसे स्तर 1 की कार्य पुस्तिका दी जाएगी, स्तर 2 है तो उसे स्तर 2 की कार्य पुस्तिका दी जाएगी। इसी तरह से कक्षा 4 के अंदर भी होगा। अगर बच्चा स्तर 1 पर बेसलाइन के आधार पर तो उसे 1 की कार्य पुस्तिका दे, अगर 2 पर है तो 2 की। साथ ही में कक्षा 5 के अंदर भी इसी तरह से पढ़ाया जाना है। यदि आप संदर्शिका को पढ़ेंगे तो वो बताता है कि आपको 2 स्तरों में अगर अपनी कक्षा को बांटना है तो किस तरह से पढ़ाना है। अब इसके अंदर आप शिक्षक के ऊपर है, यदि आपका विद्यालय जो है वो कम शिक्षकों का विद्यालय है, 5 से कम शिक्षक हैं, तो उसमें आप बच्चों को आगे पीछे एक दूसरे के कक्षा में भी कुछ समय के लिए बिठा सकते हैं। जैसे ही उसका वो स्तर कंप्लीट हो जाए उसे अपने लेवल पर लेकर आना है। बच्चे को अपने स्तर तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। सिमिलर तरीके से गणित के अंदर अगर बात करें तो कक्षा 2 के अंदर कोई ग्रुप नहीं बनेगा, कक्षा 3 के अंदर भी कोई ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि हम कक्षा 2 और 3 को एक ही ग्रुप की तरह मान रहे हैं। कक्षा 4 के अंदर बेसलाइन के आधार पर आप स्तर 1 या 2 डिफाइन करेंगे, कक्षा 5 के अंदर भी सेम तरीके से होगा। अब इस सब के अंदर कई तरह की बातें आती हैं जो आपकी तरफ से प्रश्न आते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला प्रश्न हमारे पास में कई बार आया है कि ये जो समृद्ध मॉड्यूल
मॉड्यूल है, इसको यदि हमें 100 दिन के कैंपेन में पूरा करना है तो इसके अंदर केवल 8 या 10 हफ्ते की शिक्षण योजना क्यों दी गई है? इसका मायना ये है कि आपके पास में पूरे 100 दिन भी नहीं, आप ये मानकर चलें कि आपके पास में जुलाई तक का समय, और जुलाई भी अगर कम पड़ता है तो उसके बाद का भी समय है जिसके अंदर आपको बच्चों को कम से कम इन शिक्षण योजनाओं का कार्य पूरा कराना है। इसके अंदर गति जो है वो हमारे अनुसार नहीं, बच्चे के अनुसार चलेगी। यदि आपकी कक्षा का स्तर बढ़ता चला जा रहा है तो आप जल्दी भी बढ़ सकते हैं, यदि बच्चों का स्तर नहीं बढ़ रहा है तो आप और समय ले सकते हैं। दूसरा चीज, ये फैसला कि आप ज्यादा समय लेंगे या कम समय लेंगे, ये आपके द्वारा किया जाना है, ये शिक्षक का फैसला रहेगा, क्योंकि अपनी कक्षा को केवल आप जानते हैं। फिर 5 या 5 से कम वाले शिक्षकों के संख्या वाले विद्यालयों के अंदर हमने जो ग्रुपिंग दिया है वो सांकेतिक है, उसके आधार पर आप बच्चों को मिलाकर के कक्षा को मिलाकर के पढ़ाना है या अलग अलग करके पढ़ाना है वो आप समझ सकते हैं, पर कौन सा कार्य बच्चे की तरह, बच्चा कहाँ बैठेगा वो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, पर बच्चे को कौन सा कार्य देना है वो सांकेतिक ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जो हमने अभी आपको बताया है। फिर क्योंकि अभी 50% उपस्थिति है बच्चों की, इस कारण में आवश्यक रहेगा कि आप बच्चों को गृह कार्य और ई पाठशाला के लिए भी जो हमने कार्य दिए हैं उसके माध्यम से आप लगातार बच्चा भूले नहीं। जितना भी प्रयास हम कर सकते हैं, जितना भी जल्दी हम करेंगे उतना जल्दी हमें उपचारात्मक शिक्षण पूर्ण करना है ताकि हम सामान्य पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू कर सकें। तो ये था कि हम किस तरह से सामान को इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे टूल्स हैं उन्हें कैसे इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को कहाँ बिठाएंगे, हम कौन सी किताब का इस्तेमाल करेंगे।